तो दोस्तों इस एपिसोड में मास्टर ज़ेनरेन उस ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करेगा जिसके बारे में चैलेंज उसका लग चुका था, और स्वॉर्ड को निकालने के बाद हमें एक अच्छा सा एक्शन भी दिखाया जाएगा मास्टर ज़ेनरेन का। तो इस एपिसोड को एंड तक देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सभी पीक मास्टर ने डिसाइड किया था कि वो आगे चलकर जो कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें किस तरह के रिवॉर्ड रखने वाले हैं। उसी के साथ साथ सारे के सारे डिसाइपल को पहाड़ के ऊपर ले जाया जा रहा होता है, जहाँ पर आने के बाद उन सभी डिसाइपल को स्वॉर्ड निकालनी है। जो जितना ऊपर तक जा पाएगा उसे उतनी ही अच्छी स्वॉर्ड मिलेगी। जो भी डिसाइपल स्वॉर्ड नहीं निकालेगा आने वाले कंपटीशन के अंदर उसे पार्टिसिपेट भी नहीं किया जाएगा। ज़ेनरेन जब वहाँ पर खड़ा होता है तो उसे एक ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, क्योंकि उनकी स्वॉर्ड थी ही बड़ी कमाल की। ओल्ड मास्टर ज़ेनरेन से कह देता है कि अगर तुम्हें मेरी स्वॉर्ड चाहिए ना तो तुम्हें सबसे ऊपर जाना पड़ेगा पहाड़ी के। तुम साबित करो कि तुम मेरी स्वॉर्ड को निकालने के काबिल हो, उसके बाद तुम आसानी के साथ मेरी स्वॉर्ड को ले सकते हो। इसके बाद ओल्ड मास्टर ने अपनी स्वॉर्ड को सबसे पहाड़ी के ऊपर लगा दिया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मास्टर ज़ेनरेन को देखते हैं जो अपना घर के अंदर आ चुका था, क्योंकि वो सेक्ट में तो रहता ही नहीं है। कभी कुछ काम पड़ गया तो जाएगा, वरना वो जाता ही नहीं है। जैसे वो घर में होता है तो सेक्ट में शेनलाओ जो था वो छुपाकर यहाँ पर आ चुका था ताकि अपने मास्टर का ख्याल रख सके, घर की सफाई वगैरह कर दे और खाना वगैरह बना दे। शेनलाओ डेली रात को जब सभी सो जाते हैं सेक्ट में तो चुपके से मास्टर ज़ेनरेन के पास आता है ताकि उनका ख्याल रख सके, क्योंकि जब जागे रहेंगे तो सारे लोग उसे मना करते हैं मास्टर ज़ेनरेन से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी शेनलाओ तो मास्टर ज़ेनरेन से मिले बगैर रह नहीं सकता। इसे वो डेली आता है ताकि वो अपने मास्टर का ख्याल रख सके। साथ ही साथ वो यहाँ पर आने के बाद मास्टर ज़ेनरेन से कह रहा था कि ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जो पीक मास्टर है मास्टर फेंग, वो बहुत बुरे इंसान नहीं है, वो अच्छे इंसान है। बस ये है उनका कि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं आपसे ना मिलूं। लेकिन मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूँ, मैं तो आपसे मिलकर ही रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप ना अपने दिल में मास्टर फेंग के खिलाफ कोई भी बुराई ना डालें, क्योंकि वो बस बाहर से इतने गुस्से वाले दिखते हैं, अंदर से वो बहुत अच्छे इंसान है। यहाँ तक कि मैं तो उन्हें मास्टर तक भी नहीं कहता, मैं तो उन्हें सीनियर ब्रदर कहता हूँ। उन्होंने ही मुझसे चैलेंज लगाया था कि अगर मैं पहाड़ की चोटी पर जाकर एक अच्छी वाली स्वॉर्ड निकाल लूं तो उसके बदले मैं उन्हें सीनियर ब्रदर कह सकता हूँ, मुझे उन्हें मास्टर कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और देखो मैंने उनका वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए उसे पूरा भी कर लिया था। मैंने एक बहुत अच्छी वाली स्वॉर्ड निकाल ली थी, तो उसके बदले मैं अब अपने मास्टर को सीनियर ब्रदर कहता हूँ। और ये भी कहने पे वो बुरा नहीं मानते, वो इतने अच्छे इंसान। जितना मैंने आपको जाना है ना कि आपके पास इतना अच्छा टैलेंट और इतनी अच्छी कल्टीवेशन वगैरह की अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे ख्याल से जब लगता है कि आप और मास्टर फेंग जब आपस में मिलेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप भी एकदम अपनी कल्टीवेशन की नॉलेज में पीक पर हैं और मास्टर फेंग भी कल्टीवेशन नॉलेज के पीक पर होंगे। इसलिए बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप दोनों के बीच में ना एक अच्छी सी दोस्ती हो जाए। अगर दो बंदे मेरे साथ जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड है मेरा सपोर्ट करेंगे तो मेरा फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट हो सकता है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि आप बिना मेरे जो मास्टर फेंग है उनसे गुस्सा थूक दें, उन्हें माफ कर दे जो उन्होंने आपके सामने वहाँ पर कह दिया था कि मैं आपसे कभी ना मिलूं। मास्टर फेंग के पास जो पीक है ना वहाँ पर एक से एक टॉप लेवल के डिसाइपल रहते हैं। जितने भी बाकी अदर पीक्स हैं उन सभी के डिसाइपल चाहते हैं कि वो मास्टर फेंग के ही पीक में आकर शामिल हो जाएं, क्योंकि मास्टर फेंग इतने ज्यादा टैलेंटेड जो है और वो अच्छे से सभी को कल्टीवेशन वगैरह सिखाते हैं। यहाँ तक कि जिस पीक में आप गए हैं ना, मैंने उस पीक के बारे में भी सुना है कि वहाँ पर सबसे ज्यादा स्वॉर्ड वगैरह चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपका पीक जो है ना वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने इसके बारे में ये भी चीज सुनकर रखी है कि वो जो पीक की ट्रेनिंग है ना सबसे ज्यादा हार्ड है। वहाँ पर इतनी ज्यादा कड़क ट्रेनिंग दी जाती है कि कितने सारे आपके पीक के डिसाइपल उसे छोड़कर दूसरे पीक में शामिल हो जाते हैं ताकि वहाँ की ट्रेनिंग थोड़ी आराम वाली रहे। लेकिन मुझे तो लगता है कि जितनी भी कड़क ट्रेनिंग आपको क्यों ना मिल जाए, आप सारी ट्रेनिंग को बड़ी चुटकियां बजाते हुए सब पूरा कर लेंगे, क्योंकि आपके पास तो पहले से ही नॉलेज का भंडार जो है। साथ ही साथ मुझे लगता है ना कि आपको जल्द से जल्द सेक्ट में वापस भी आ जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही वो कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है जिसमें आपको पार्टिसिपेट भी तो करना होगा ना। जितना ज्यादा आप सेक्ट में रहेंगे हम दोनों सेक्ट के अंदर उतना ही ज्यादा मिल भी सकते हैं। लेकिन मास्टर ज़ेनरेन शेनलाओ से वहाँ पर कह देते हैं कि देखो यहाँ पर ना अपनी बेकार बातें बंद करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे मास्टर फेंग के अंदर, चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान हो, चाहे कितना भी घटिया क्यों ना हो। मुझे उससे नफरत है, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इसलिए आगे से ना मास्टर फेंग का नाम मेरे सामने मत लेना। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? क्या वो सबसे बड़ा सीनियर कोई सेंट वगैरह है क्या? ये सुनकर शेनलाओ भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि अरे यार मास्टर ज़ेनरेन तो मेरे मास्टर फेंग को पसंद कर ही नहीं रहे। मुझे लगता है ना कि इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन वो जरूर आएगा जब मास्टर
मास्टर जेनरन भी मास्टर फेंग को पसंद करने लग जाएंगे। जिसके बाद शेनलॉ वहां से रिटर्न सेक्ट में जाने के लिए निकल रहा होता है क्योंकि सुबह होने वाली थी और सब लोग जाग ही नहीं वाले थे। वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे सवार होता है और वहां से अपने सेट के ओर रवाना हो जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर चुके थे लेकिन एक बार भी मास्टर जेनरल सेक्ट में नहीं गया था। साथ ही साथ सेक्ट के अंदर शेनलॉ की कड़ी ट्रेनिंग चल रही होती है, उसे स्वॉर्ड वगैरह चलाना सिखाया जा रहा था। वो पूरा दिन मेहनत करता, अपनी प्रैक्टिस वगैरह करता और रात को सभी से छुपा कर वापस से मास्टर जेनरल के पास आ जाता ताकि घर की सफाई वगैरह और खाना वगैरह बना कर देते। साथ ही साथ घर के आसपास कई सारे बंदर भी थे तो उनका भी शेनलॉ बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। बंदर भी शेनलॉ को पहचानने लग गए थे। ऐसे ही एक दिन जब शेनलॉ घर की सफाई करने के लिए रिटर्न आता है तो मास्टर जेनरन को उसके बदन पे बहुत ही गहरे चोट के निशान दिखाई देते हैं जो कि प्रैक्टिस करने के दौरान शेनलॉ को लग गए थे, लेकिन वो निशानों को छुपा रहा होता है ताकि मास्टर जेनरन को ना पता चल जाए कि ट्रेनिंग के दौरान उसे चोट वगैरह लग गई थी। कुछ दिन गुजरने के बाद मास्टर फेंग का जो असिस्टेंट होता है वो मास्टर जेनरन के पास आ चुका था। वहां आने के बाद वो उससे कह रहा होता है कि देखिए मैं यहाँ पर ना आपसे एक छोटी सी बात करने के लिए आया हूँ। मास्टर फेंग ने मुझे एक छोटा सा नोट देकर भेजा ताकि मैं वो नोट आपको बता दूं। वो यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप दोबारा कभी बिना शेनलॉ से ना मिले। आज तक उन्होंने कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं की लेकिन आपसे पहली बार वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप शेनलॉ से दोबारा नहीं मिलते ना तो इसमें आप ही की भलाई है, लेकिन अगर आपने ये चीज के लिए इनकार किया तो लगता है कि आगे ना मास्टर फेंग को ही कोई कदम उठाना पड़ेगा और उनका उठाया हुआ कदम कोई मामूली कदम नहीं होता है, उससे आपको ही परेशानी हो सकती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको ना मास्टर फेंग से पंगा नहीं लेना चाहिए, आप सही सही से शेनलॉ को छोड़ दो और उससे कभी ना मिलो। मास्टर जेनरल तो बस वहाँ पर कल्टीवेशन और टेक्निक वगैरह की किताबें पढ़ रहा था और वहाँ पर जो बंदर होते हैं उन्हें गुस्सा आ चुका था कि आखिर ये बंदा यहाँ पर आकर शेनलॉ को और मास्टर जेनरल को क्यों अलग करना चाहता है, जबकि शेनलॉ तो हमारा भी ख्याल रखता है। सारे बंदर मास्टर फेंग के असिस्टेंट पे कूद चुके थे ताकि वो उसे मार पीट कर भगा सके कि दोबारा कभी यहाँ पर मत आना शेनलॉ को हमसे अलग करने के लिए। ये देखकर डर के मारे मास्टर फेंग का असिस्टेंट तो वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ये काम हुआ था, अगले दिन जब यहाँ पर शेनलॉ घर की सफाई करने के लिए आता है तो वो कुछ कहना चाह रहा था मास्टर जेनरल से, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि वो कुछ कह सके। इसलिए बस वो अपना काम करता है और बिना एक भी शब्द कहे सुबह सुबह ही वो वहाँ से निकल चुका था। जिसके कुछ दिनों बाद शेनलॉ बस घर के बाहर आता, सफाई तक नहीं करता और वहाँ से रिटर्न चला जाता क्योंकि अब मास्टर फेंग ने उसके ऊपर बहुत ही कड़ी नजर रख दी थी और उसे ये भी कहा था कि अगर वो मास्टर जेनरल से मिलेगा तो मास्टर जेनरल के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब मास्टर जेनरल को ही बचाने के लिए शेनलॉ अब खुद ही उनसे दूर हो रहा था ताकि कहीं उसके मास्टर जेनरल के साथ रहते रहते मास्टर जेनरल को ही कुछ आगे चलकर परेशानी ना हो जाए। कुछ दिनों बाद यूनशन अपने साथी के साथ मास्टर जनरल से मिलने के लिए आती है। वो उनसे कह रही थी कि मास्टर जनरल आपको पता है हमने बिना वो डिवाइन स्वॉर्ड वाला टेस्ट पूरा कर लिया, आज से हम लोग भी इनर डिसाइपल बन चुके हैं। ये तो कितनी खुशी की बात है ना। यही खुशी की बात हम आपसे डिस्कस करने के लिए आए थे क्योंकि आपने हमारी कितनी बार मदद की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारी खुशी में आपको भी शामिल किया जाए। हम लोग यहाँ से अब अच्छी वाली स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गई कि ना अगला जो कॉम्पिटिशन होने वाला है उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। इस साल के वो स्प्रिंग के मौसम में किया जाएगा। तो जितने भी बचे हुए डिसाइपल हैं जिन्होंने अभी तक के अपनी स्वॉर्ड नहीं लिए, सभी को फोर्स किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द वो स्वॉर्ड ले ले। इसलिए आपको भी स्वॉर्ड लेनी होगी अगर आप उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपने चैलेंज तो लगा दिया कि आप ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड लेंगे जो कि सबसे ज्यादा ऊपर और सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आपको वो स्वॉर्ड लेना ही होगा। अगर आपने वो स्वॉर्ड नहीं ली तो आपको कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ शेनलॉ जो होता है वो वहाँ पर अभी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को और अच्छी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उस पर खड़े होकर उसे चलाना तो आ गया था, लेकिन अब वो फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैकिंग टेक्निक को सीख रहा होता है ताकि उसके सामने कोई भी दुश्मन हो तो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसी की मदद से अपने दुश्मनों को मार डाले। और भी वहाँ पर कई सारे डिसाइपल होते हैं जो सभी के सभी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीख रहे थे अटैक के लिए। लेकिन इस चीज को करना इतना इजी भी प्रोसेस नहीं होने वाला था। कई सारे लोग जो होते हैं वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करते करते ही वहाँ से पानी में गिर जाते तो इधर उधर फेंका जाते। लेकिन शेनलॉ बड़ी आसानी के साथ अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा था और अब वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड में इतना ज्यादा अच्छा परफेक्ट हो गया होता है कि वो किसी भी बंदे को जो उसके सामने खड़ा हो दूर से ही अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए उसकी जान ले सकता है। इस चीज को देखकर तो मास्टर फेंग की खुशी का ठिकाना नहीं था कि जैसा मैंने सोचा था शेनलॉ वैसा ही है। अब मैं भी तो देखूं कि दूसरे पीक के लोग यहाँ पर कैसे मुझसे पहले शेनलॉ को हेवन में पहुंचा देते हैं। सबसे पहले मेरा ही डिसाइपल जाएगा हेवन में। शेनलॉ जैसे ही प्रैक्टिस कर रहा था उसे वहाँ पर मास्टर जेनरल दिखाई देता है जो यहाँ पर आ चुका था। वो यहाँ पर मास्टर फेंग से कुछ बातें करने के लिए आया होता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया शेनलॉ से कि शेनलॉ उसके घर पर भी नहीं आ रहा, बस बाहर से देखकर वो चला जाता है। शेनलॉ जैसे ही मास्टर जेनरल को यहाँ पर देखता है कि वो फेंग की तरफ ही जा रहा है तो वो घबरा जाता है कि कहीं यहाँ पर मास्टर जेनरल और मास्टर फेंग के बीच में लड़ाई वगैरह ना हो जाए। इसलिए वो झगड़ा रुकाने के लिए वहाँ पर जा रहा था। मास्टर जेनरल मास्टर फेंग के पास एकदम आमने सामने आकर खड़ा हो चुका था। मास्टर फेंग जेनरल से कहता है, कौन सा काम आ गया तुम्हें यहाँ पर जो तुम यहाँ पर आए हो? तुम्हारा यहाँ पर कोई
लगता है क्या किससे मिलने के लिए आए हो? तुम्हें कल्टीवेशन तो करना है नहीं। जो तुम कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पर आते पूरा का पूरा साल घर में पड़े रहते हो और खाली बहस करने के लिए यहाँ पर आते हो। बताओ असल में तुम्हारी वजह क्या है यहाँ पर आने की? मास्टर जेनरन कहता है कि मेरी कोई भी वजह हो, तेरे से मतलब है क्या? तू बीच में ना वैसे भी बोला मत कर। शनलॉ मास्टर फेंग को समझाने की कोशिश करता है कि अरे अरे आप यहाँ पर ना बहस ना करें, लेकिन मास्टर फेंग तो उसे धक्का मारते हुए पीछे कर देता है। वो मास्टर जनरल से कहता है कि करीब आधा साल हो चुका है, आधे साल में तूने एक भी लेवल ब्रेक थ्रू किया क्या? लेवल ब्रेक थ्रू करने की बात ही छोड़ दे, तूने अभी तक के ना ओल्ड मास्टर को ये चैलेंज कर दिया था कि तू उसकी स्वॉर्ड निकालेगा, लेकिन तू अभी तक की स्वॉर्ड तक नहीं निकाल पाया। तेरे अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी मदद से तू इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है? मैं दावे से कह सकता हूँ ना कि तेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि तू जाकर ओल्ड मास्टर की वो स्वॉर्ड निकाल सके। बड़ा आया यहाँ पर ज्ञान देने वाला। तू अगर बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता ना तो मैं खुद शनलॉ को तेरे पास भेज देता कि तू वहां पर भी जाकर तुझसे कुछ सीख सके, लेकिन तू खुद इतना बड़ा लेजी इंसान है कि तेरे साथ रहते रहते ना शनलॉ भी अपनी कल्टीवेशन करना छोड़ देगा और तेरा बस एक नौकर बनकर रह जाएगा। यही वजह है कि मैं शनलॉ को तुझे मिलने नहीं देता हूँ, तुझसे एकदम दूर करते जा रहा हूँ। जो सुनकर तो मास्टर जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उससे कहता है आखिर तू जानता ही क्या है मेरे बारे में? तू ये कह रहा ना कि मैं यहाँ पर ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को नहीं निकाल सकता। देख मैं तुझे यहाँ पर चैलेंज लगाता हूँ कि अभी के अभी मैं तुझे यहाँ पर ना ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को निकाल कर दिखाऊंगा, और नहीं निकाल पाया ना तो मेरा नाम भी मास्टर जनरल नहीं। जो सुनकर मास्टर फेंग कहता है कि अगर बातें करने से ही ना लोगों की कल्टीवेशन बढ़ जाती तो आज कई लोग ना गॉड लेवल पे पहुंच चुके होते। बातें करने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। दोनों की बहस यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इसलिए बाकी पीक मास्टर जो होते हैं उन लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है। एक फीमेल पीक मास्टर वहां पर आकर मास्टर फेंग से कह रही थी कि ना आप यहाँ पर मास्टर जनरल को कुछ नहीं कह सकते, भले से वो घर पे रहें या फिर सेक्ट में रहें, वो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा रहे ना। हर एक की कल्टीवेशन पावर बढ़ाने का तरीका सेम नहीं होता, और वैसे भी मास्टर जनरल जो है वो आपके डिसाइपल थोड़ी है, वो मास्टर जनरल दूसरे पीक के मास्टर के डिसाइपल है। तो मास्टर जनरल जो भी यहाँ पर कुछ करे आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उन्हें कुछ टोके या उन्हें चैलेंज वगैरह लगाएं। जैसा मास्टर जनरल को सही लगेगा वो वही करेंगे। जिसके बाद अब देखते ही देखते हैं जिस पीक का डिसाइपल मास्टर जनरल है वहाँ का भी मास्टर आ जाता है। वो भी वहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि मास्टर फेंग आपको ना मास्टर जनरल की बातों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं जो भी मैटर रहेगा उसे सुलझा लूंगा। यहाँ पर झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो सुनकर मास्टर फेंग के गुस्से का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता। वो कह रहा था ठीक है जैसा आप लोगों की मर्जी, मैं यहाँ पर किसी को जोर जबरदस्ती करने के लिए नहीं आया, जो बात मुझे सही लगी मैंने बस वो कह दिया। वो मास्टर जनरल से कहता है कि मैं भी देखता हूँ ना कि तू फ्यूचर में कितना ज्यादा आगे निकलता है, मैं लिख के देता हूँ तू क्या जैसा लूजर अभी है ना तू वैसा ही हमेशा रहेगा। और इतना कहने के बाद मास्टर फेंग वहाँ से शनलॉ के साथ जा चुका था। मास्टर जनरल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पूरे गुस्से के साथ अब पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है। वो पहाड़ी की तरफ ही जा रहा था ताकि ओल्ड मास्टर की सबसे हाई लेवल वाली स्वॉर्ड को बाहर निकाल सके। उसके बाद वो सभी का यहाँ पर मुंह बंद कर देगा जो उसे यहाँ पर कमजोर समझ रहे हैं। मास्टर जनरल यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर रहा क्योंकि उसे असकत लग रही है, वरना अगर वो कल्टीवेशन करे तो पूरे सेक्ट में उसके जितना पावरफुल। उसने तो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो, और लोग यहाँ पर उसे कमजोर समझ रहे हैं। इसी चीज से मास्टर जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ चुका था। मास्टर जनरल के वहां से जाने के बाद दूसरा एक और मास्टर होता है जो खुद भी यहाँ पर मास्टर जनरल के ऊपर इंटरेस्टेड था। वो भी मास्टर जनरल को अपने पीक में शामिल करना चाह रहा था। फीमेल मास्टर दूसरे वाले मास्टर से कहती कि तुम तो वैसे भी एक नंबर के लूजर हो, तुम्हारे सेक्ट में तो सबसे घटिया लोग ही रहते हैं। मुझे पता है कि यही वजह से तुम मास्टर जनरल को अपना डिसाइपल बनाना चाह रहे होगे ताकि तुम्हारे पीक का भी नाम थोड़ा रोशन हो जाए, क्योंकि मास्टर जनरल भी कोई मामूली बंदा नहीं है। चलो चलो देखा जाएगा फ्यूचर में कि तुम क्या ही कुछ कर लेते हो। वैसे भी तुम मास्टर के नाम पर तो एक धब्बा ही हो। जो सुनकर तो उस बौने मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि आखिर इसने मेरे पीक की बेइज्जती कैसे कर दी। मास्टर जनरल जैसे जैसे आगे बढ़ा था उससे आसपास कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो सभी अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। वो यही बात को सोचते हुए जा रहा था कि लोग यहाँ पर मुझे कितना ज्यादा लूजर समझ रहे हैं। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, जिसको जो समझना है समझने दो, मुझे किसी और के समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को यहाँ पर क्या लगता है कि पावरफुल स्वॉर्ड को ही निकाल देना कोई बड़ी बात हो जाती है। पावरफुल स्वॉर्ड निकालने के बाद ही वो कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल ही वाहियात तरीका है ये। इन लोगों को तो मैं अभी चाहूँ ना तो मैं चुटकियां बजाते हुए सबसे हाई लेवल की डिवाइन स्वॉर्ड भी निकाल सकता हूँ, लेकिन अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाने का क्या ही फायदा। यहाँ पर मैं इतना सुकून से जी रहा हूँ तो मुझे उसी में जीने दो। मुझे अब इसी में मजा आ रहा है क्योंकि मैं वापस से कल्टीवेशन करके 4000 साल की फिर से हेवन में जाकर अटकना नहीं चाहता कि वापस से मेरा हेवन में जाने का सपना चूर चूर हो जाए। मास्टर जनरल के पास जो उसकी डिवाइन स्वॉर्ड थी जो उसने अपनी पुरानी वाली बॉडी के पास से ले ली थी वो वहाँ पर चमकने लगती है। वो यहाँ पर यह बताना चाह रही थी कि मैं तो आपके पास हूँ ही ना, आप मुझे ही दिखाकर सारे लोगों का मुंह बंद कर दो। इस स्वॉर्ड को देखकर ही लोग पागल से हो जाएंगे। लेकिन मास्टर जनरल कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ओल्ड मास्टर से कह दिया था कि मैं उसकी स्वॉर्ड निकालूंगा तो मुझे अब वही निकालना पड़ेगा। वैसे
वैसे भी मैं तुम्हें लिखा करना लोगों का और ज्यादा शक अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। तुम्हें देखकर लोग और ज्यादा गलत समझेंगे कि मैंने इस स्वॉर्ड को कहां से लेकर आया, इसलिए जब तक कि एकदम ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी मैं तो तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। इसके बाद ज़ेनरेन वहां पर आराम से उसी पहाड़ को चढ़ना शुरू कर देता है जिस पहाड़ की चोटी पर ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड रखी हुई है। इतना ऊपर वो आ चुका था लेकिन उसकी एक बार भी सांस नहीं फूली थी, मानो कि वो आराम से जमीन पर ही चल रहा है। जबकि अच्छे से अच्छा बंदा यहाँ तक के आने में थक कर बेहोश हो जाता है और मास्टर ज़ेनरेन बड़े आराम से यहाँ पर चलते जा रहा था। काफी ऊपर आने के बाद एक जगह पर उसे सिस्टर श्याओ दिखाई देती है जो यहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रही थी। सिस्टर श्याओ की नजर जैसे ही वहाँ पर मास्टर ज़ेनरेन पे पड़ती है वो उसे देखकर कहती है कि क्या तुम ही मास्टर ज़ेनरेन हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। जिस पर मास्टर ज़ेनरेन कहता है हाँ तुम सही कह रही हो और मैं तुम्हारे बारे में भी काफी कुछ सुनकर रखा हूँ कि तुम इस सेट की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल हो। तुम ही सिस्टर ज़ाओ हो ना जिसके पीछे सारे लोग पड़े होते हैं कि ताकि वो तुम्हें अपने पीक में शामिल कर ले। सिस्टर श्याओ कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था ना तुम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। मैंने क्या सुना था कि तुम इतने ज्यादा सुंदर हो कि तुम्हें देख कर ही लोगों की आंखें चौंधी आ जाती है, लेकिन मुझे तो तुम उतने ज्यादा सुंदर नहीं लग रहे हैं। जो सुनकर मास्टर ज़ेनरेन कहता है क्या पता लोगों की आंखें अब खराब हो गई हो, और वैसे भी लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना ना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। इतना कहने के बाद मास्टर ज़ेनरेन वापस से पहाड़ की चढ़ाई करना शुरू कर देता है ताकि वो ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को निकाल सके। मास्टर ज़ेनरेन की जाने के बाद सिस्टर ज़ाओ अपना वहां पर अभी भी कल्टीवेशन कर रही थी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। जिसके बाद वहां पर एक पीक मास्टर आ चुका था जो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सिस्टर ज़ाओ की यहाँ पर जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टर ज़ाओ भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोक रही होती है। ये जो पीक मास्टर था अभी बताया तो नहीं जाता कि किसके कहने पे ये सिस्टर ज़ाओ की जान लेने के लिए आया, लेकिन वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़का हुआ लग रहा था। उसके बाद जितने भी अटैक होते हैं वो एक के बाद एक करते हुए सारे अटैक को यहाँ पर सिस्टर ज़ाओ के ऊपर करते जा रहा था ताकि कैसे भी करके वो सिस्टर ज़ाओ की जान ले सके। सिस्टर ज़ाओ जी थी वो पीक मास्टर से कहती कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे यहाँ पर मारना क्यों चाहते हो? तुम्हें पता भी है ना कि अगर मैं यहाँ पर मरी तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। वो पीक मास्टर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करने का मुझे ऑर्डर दिया गया मैं वो तो करके रहूंगा, बस मुझे यहाँ पर तुम्हारी जान लेनी है और उसे ही लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर सिस्टर ज़ाओ कहती है कि ठीक है ऐसी बात है ना तो मैं भी तो देखूं कि तुम कैसे मुझे टच करके दिखा सकते हो, जान लेना तो बहुत दूर की बात है। जिसके बाद सिस्टर ज़ाओ और पीक मास्टर के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो वहीं मास्टर ज़ेनरेन जो होता है उसे आगे बढ़ते हुए ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड दिखाई दे चुकी थी, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बस 1 सेकंड के अंदर उस स्वॉर्ड को वहां से बाहर निकाल लेता है। उसे कोई परेशानी ही नहीं हुई थी उस स्वॉर्ड को निकालने में, मानो कि रास्ते चलते हुए उसे कोई स्वॉर्ड मिल गया, उसे उसने उठा लिया, जबकि उसे निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। मास्टर ज़ेनरेन ने जैसे ही यहाँ पर स्वॉर्ड निकाली थी उससे वहां पर आवाज आने लगती है सिस्टर ज़ाओ की जो उस पीक मास्टर के साथ फाइट कर रही थी। ये देखकर मास्टर ज़ेनरेन भी परेशान हो जाता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया जो सिस्टर ज़ाओ की जान लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मास्टर ज़ेनरेन डिसाइड करता है कि वो भी यहाँ पर जाएगा और देखेगा कि आखिर वहाँ पर मैटर क्या हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ पीक मास्टर और सिस्टर श्याओ जो थे दोनों आपस में अभी भी लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर जो पीक मास्टर था वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जो कि इतनी ही ज्यादा बड़ी थी कि जिसकी कोई हद नहीं होती है। वो स्वॉर्ड बाहर निकलते साथ ही अपने अंदर से इतना ज्यादा थंडर की पावर को बाहर निकाल रही थी कि जिसके सामने कोई खड़ा भी ना हो सके। साथ ही साथ वो स्वॉर्ड इतनी बड़ी होती कि वो पूरा का पूरा आधा इलाके को कवर कर रही थी। सिस्टर ज़ाओ ये देखकर एकदम ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर ये किस तरह की स्वॉर्ड है, इस तरह की स्वॉर्ड के बारे में तो मैंने कभी सुना तक नहीं था। उसने यहाँ पर अपना सब कुछ ट्राई कर लिया था लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो वो पीक मास्टर सिस्टर ज़ाओ की जान ले ही लेगा। वो एकदम ज्यादा घबरा चुकी थी कि लगता नहीं कि अब मुझे यहाँ पर कोई आकर बचाएगा। लेकिन जैसे ही वो पीक मास्टर अपने डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सिस्टर ज़ाओ के ऊपर अटैक करता, इससे पहले ही वहाँ पर मास्टर ज़ेनरेन आ चुका था। जो ओल्ड मास्टर की जो दी हुई स्वॉर्ड थी उससे इतनी बिजली की रफ्तार के साथ उस पीक मास्टर के आर पार से होकर गुजार देता है कि पीक मास्टर के तो वहाँ पर चीथड़े उड़ चुके थे। उसके खून के जो छींटे थे वो सिस्टर ज़ाओ के ऊपर आकर गिरना शुरू हो जाते हैं। मास्टर ज़ेनरेन ने तो कुछ किया ही नहीं, बस एक बिजली की रफ्तार के साथ हल्का सा क्या अटैक किया। वो पीक मास्टर तो न जाने कहाँ मर कर फेंका गया होता है, उसकी कोई हद नहीं थी। जैसे ये चीज यहाँ पर सिस्टर ज़ाओ देखती वो एकदम पगला चुकी थी कि ये मास्टर ज़ेनरेन कैसा इंसान है, आखिर कैसा इसने अटैक किया कि पीक मास्टर तो गायब भी हो गया, उसके डिवाइन स्वॉर्ड तक कहाँ चली गई ये तक नहीं पता चल रहा। मानना पड़ेगा ये मास्टर ज़ेनरेन कोई मामूली बंदा बिल्कुल भी नहीं है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।